तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसमें रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी मात्र 45% होती है एफिशिएंसी, और बाकी की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में बेटा वेस्ट हो जाती है। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फैट होता है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। बाकी प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। प्लांट्स को एनिमल की तरह कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट्स का हर एक हिस्सा वेल एक्सपोज्ड होता है और अपनी जरूरत का ध्यान खुद रख सकता है। अब रेस्पिरेशन मोटे तौर पर दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। पहले उठाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम दूसरे शब्दों में फर्मेंटेशन भी कह देते हैं। अब ध्यान रखना है बेटा कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, एनसीईआरटी की लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और फर्मेंटेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेटा हमेशा नेट गेन ऑफ एटीपी 2 ही रहेगा। और पूरा का पूरा जो अल्कोहल, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में ही होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती। अब ये फर्दर दो तरह का है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे पहले आता है हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो देखने को मिलता है ईस्ट में या फिर प्लांट्स में, जब उनको जरूरत से ज्यादा पानी दे दिया गया है। ओके, होता क्या है बेटा, ये 3 स्टेप में होता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, जो कि यूनिवर्सल स्टेप है, दूसरा है डिकार्बोक्सिलेशन और तीसरा है रिडक्शन। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस पे जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पर ग्लाइकोलिसिस होता है तो हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जो कहाँ पड़े हुए हैं, साइटोप्लाज्म में। अब ये 2 मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड के पड़े हुए हैं, आपको पता है पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, राइट। चलिए, तो ये पायरुविक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, इन पर होता है डिकार्बोक्सिलेशन, जो कराता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। तो बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के CH3CHO, और साथ में निकल जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स CO2 के। फिर एसिटाल्डिहाइड पर होता है रिडक्शन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ NADH। और ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में नेट गेन ऑफ एटीपी 2 रहता है, और आपसे पूछेगा प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलोगे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 CO2 मिलते हैं और 2 मिलते हैं इथाइल अल्कोहल। फिर चलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे, जो या तो मसल सेल्स में देखने को मिलता है रिग्रेस एक्सरसाइज के दौरान, या फिर आपका देखने को मिलता है लैक्टोबैसिलस में। वहां पर भी पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है, जिससे हमें मिले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। उन पर बेटा सीधा रिडक्शन होता है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड पे सीधा रिडक्शन होता है विद द कंजप्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, और बेटा हमें मिल जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इसमें मिस्टेक नहीं करनी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे लैक्टिक एसिड के। लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको 2 इथाइल अल्कोहल और 2 CO2। दोनों में नेट गेन ऑफ एटीपी 2 है, और दोनों में लेस देन 7% ऑफ एनर्जी रिलीज। अब एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जो नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल होती है, उनमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल की 13% हो सकती है, 13%। क्यों? क्योंकि फिर मीडियम में इसके बाद ईस्ट की डेथ हो जाती है। अब चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पर। एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल 4 स्टेप में होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है बेटा ETS। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। और ग्लाइकोलिसिस किसके ऊपर होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस कभी भी कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे सुक्रोज के ऊपर नहीं होता। पहले सुक्रोज जैसी कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर में टूटती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर ग्लूकोज पर भी हो सकता है ग्लाइकोलिसिस, और फ्रक्टोज पर भी हो सकता है। दोनों 6 कार्बन शुगर है, सिंपल शुगर है, वही सुक्रोज आपकी 12 कार्बन शुगर है। अब जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है उसको हम एम्बडॉन मेयरहॉफ परनास पाथवे कहते हैं, EMP पाथवे कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसके दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बेटा, ध्यान से सुनते जाना। अगर हम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6ठे कार्बन पर हम फॉस्फेट लगा देते हैं, तो वो बन जाता है ग्लूकोज 6
फॉस्फेट, जिसमें हमें एक एटीपी देना पड़ता है और यहाँ पे एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, आइसोमराइजेशन ही हो रहा है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे हमें पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट लगाना है तो हमें एक एटीपी और देना पड़ता है। तो अभी तक हमने 2 एटीपी का खर्चा किया है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन फेज, जहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अभी जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, इसके हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, राइट। अब ये टूट जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ PgAl फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, जिसको हम 3PgAl भी बोलते हैं क्योंकि वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है और उसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है। और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है डाईहैप का, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन बेटा डाईहैप के ऊपर फर्दर ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो डाईहैप कन्वर्ट हो जाता है PgAl में, क्योंकि डाईहैप और PgAl इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं। ओके अब ये जो हमारा PgAl है, इसके दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो PgAl है ये बदल जाता है बेटा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाई PgA। अब इसका फंडा है याद करने का, जब कोई मेहमान आपके घर आता है, जब कोई मेहमान गांव खेड़े में जाता है, गांव में जाता है, तो वहां कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस ऑफर नहीं करते, वहां तो कहते हैं भाई मट्ठा लोगे, दही पियोगे, पहले तो जो है जल पिलाते हैं। तो पी जल, सबसे पहले वो क्या कहेंगे, पी जल, दैट इज PgAl। फिर क्या कहेंगे, दही PgA, डाई PgA। फिर हमारे पास कोई कमी नहीं है, 3 कटोरी 2 कटोरी जितनी पीना है पियो, तो फंडा है पी जल, दही PgA, 3 PgA 2 PgA, जितनी मर्जी PgA। तो पी जल इज फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, दही PgA इज डाई PgA, 3 PgA 3 PgA, 2 PgA 2 PgA। तो अभी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं PgAl के, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इस पे क्या होगा बेटा, अब यहाँ इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है, हमें PgAl को फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो है NAD पॉजिटिव। ये NAD पॉजिटिव क्या करता है बेटा, PgAl में से हाइड्रोजन एटम्स को निकाल लेता है और उसी को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ PgAl से 2 हाइड्रोजन एटम निकलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है। एक PgAl के मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम निकलते हैं, जिनको हम दूसरे शब्दों में रिडॉक्स इक्विवेलेंट भी कह देते हैं। और अगर हम 2 की बात करेंगे तो टोटल कितने निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, इन ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgAl 2 hydrogen atoms और 2 redox equivalents are removed by 1 molecule of NAD positive। और अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम निकाले जाएंगे by 2 molecules of NAD positive। तो यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं 2 molecules of NADH। ओके चलिए, और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल होता है H3PO4, जो कि अपने 2 फॉस्फेट देता है, क्योंकि हमें 3 PgAl को बदलना है 1,3 डाई PgA में, राइट। फिर 1,3 डाई PgA कन्वर्ट होता है इनटू 3 PgA। अब सोचो 1,3 डाई PgA के पास पहली कार्बन पे भी फॉस्फेट था, तीसरे पे भी फॉस्फेट था, लेकिन 3 PgA के पास सिर्फ तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है। यानी कि जब 1,3 डाई PgA 3 PgA में बदलेगा तो उसका एक फॉस्फेट निकल जाएगा, और जब 2 मॉलिक्यूल 1,3 डाई PgA के 2 मॉलिक्यूल 3 PgA में बदलेंगे तो 2 फॉस्फेट निकलेंगे। ये 2 फॉस्फेट को कौन पकड़ लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP, और किसमें चेंज हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो यहाँ पर पहली बार हमें ATP मिले हैं, और ये ATP डायरेक्ट ATP होते हैं, जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP। फिर 3 PgA कन्वर्ट होता है 2 PgA में, यहाँ पे कोई खास चीज नहीं हो रही है। फिर 2 PgA बदलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे इनोलेस एंजाइम लगता है और एक H2O का मॉलिक्यूल, 2 H2O के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। और फिर फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, राइट, अल्टीमेटली। और जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में बदल रहे होते हैं तो हमें फिर से बेटा 2 डायरेक्ट ATP मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं SLP। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या क्या हमें ध्यान रखना है फिर से बता देती हूँ। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में हेक्सोकाइनेस यहाँ पे काम करता है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम, और 1 एटीपी का खर्चा होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदला, कोई खास इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पर भी एक एंजाइम लगता है, दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, जिसको हम पेसमेकर एंजाइम या PFK भी कह देते हैं। इसको भी मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है, राइट, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखना, 1 एटीपी और खर्च होगा। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट चेंज होता है इनटू PGAL, फिर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल PGAL के बन जाते हैं। ये काम कौन करवाता है? एल्डोलेस एंजाइम। अब ये 2 मॉलिक्यूल PGAL के ऑक्सीडाइज होते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाई-PGA, और साथ में यहाँ पे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाई-PGA कन्वर्ट होते हैं इनटू 3-PGA, तो यहाँ पर हमें 2 डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं जिसको हम SLP कहते हैं। फिर 3-PGA से 2-PGA, 2-PGA से फिर बनता है PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से अल्टीमेटली बनता है पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पर भी 2 हमें डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं जिसको हम SLP कहते हैं, और यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल होता है हम उसको कहते हैं पायरुवेट काइनेस। ओके, तो अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस से हमें 4 डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं। आपसे वो पूछेगा आपको कितने डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं डायरेक्ट, तो आपका जवाब होगा 4, जो हमें SLP से मिलते हैं। लेकिन 2 ऊपर खर्च भी तो हो जाते हैं, तो फिर वो आपसे पूछेगा नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कितना होता है एटीपी का, तो आप बोलोगे 2 एटीपी। अब ग्लाइकोलाइसिस जैसे ही खत्म हुआ, साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं पायरुविक एसिड के। अब ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को उठाकर ले जाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। वहां पर उसके साथ होगी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के साथ हम क्या करते हैं? हम उसका करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आपसे पूछेगा लिंक रिएक्शन को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इस दौरान हम पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन भी करेंगे और इसमें से हम CO2 भी निकालेंगे, तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन भी करेंगे। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन आएगा पिक्चर में? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पॉजिटिव एंड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेस एंजाइम के प्रेजेंस में आपको मिल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होते हैं। साथ में 2 CO2 निकल जाएगी और साथ में मिलेंगे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, राइट। अब क्या होगा बेटा? ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं एसिटाइल कोएंजाइम A के, इनको एंटर करना है क्रेब्स साइकिल में, लेकिन एक बार में एसिटाइल कोएंजाइम 1 मॉलिक्यूल ही क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, यानी कि एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल को 2 बार घूमना पड़ेगा। तो पहले हम 1 बार घुमाते हैं क्रेब्स साइकिल को, ओके। ये 1 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A का एंटर कर गया किसमें? क्रेब्स साइकिल में। आपको ध्यान रखना है क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक ही चीज एंटर कर सकती है और वो है एसिटाइल कोएंजाइम A। अब क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं बेटा, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतने सारे इंटरमीडिएट्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल कोएंजाइम A सबसे पहले कंबाइन करता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। और एनसीईआरटी कहती है कि एक कंडेंसेशन रिएक्शन है जहां पर पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है और साथ में बनता है सिट्रिक एसिड, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। इसीलिए हम क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या फिर हम इसको TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में, और फिर आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा से सक्सिनाइल कोएंजाइम A, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड और फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, राइट। बाकी जितने भी फालतू के बीच में है वो सब भूल जाओ। अब ध्यान रखना है बेटा इस साइकिल में क्या क्या बोला मैंने? सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, फिर उसके बाद आपका ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, जहां जहां तुम्हें ऑक्सैलो की या को की आवाज आ रही है उससे पहले बेटा NADH बना देना। जहां भी ऑक्सैलो या को की आवाज आ रही है उससे पहले NADH बना देना। की से पहले और की के बाद CO2 निकाल देना। अब देखो कहाँ आवाज आ रही थी, मुझे आवाज आ रही है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, उससे जस्ट पहले मुझे NADH बनाना है।
जस्ट पहले, यानी कि जब आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलो में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बनेगा NADH का। फिर मुझे को की आवाज आ रही है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, तो जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा, को की आवाज आ रही है, उससे जस्ट पहले मुझे क्या करना है, NADH बनाना है। फिर मैं फिर घूम रही हूँ, तो मुझे आवाज आ रही है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की, उससे जस्ट पहले मुझे NADH बनाना है। तो 3 स्टेप याद कर लो। जब आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड में बदल रहा है तो मुझे उसके पहले NADH बना रही हूँ, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के पहले NADH बना रही हूँ, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पहले NADH बना रही हूँ। तो एक क्रेब साइकिल में मैंने टोटल 3 NADH बनाए। फिर F फॉर फ्यूमेरिक एसिड और F फॉर FADH2। फ्यूमेरिक एसिड से जस्ट पहले मैं बनाऊंगी FADH2, यानी कि जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में चेंज हो रहा होगा तो हमें मिलेगा FADH2। यानी कि क्रेब साइकिल में 2 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं, NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव। फिर यहाँ पर भी एक SLP होती है, डायरेक्ट ATP मिलता है। वो कब मिलता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में चेंज होता है तो हमें एक डायरेक्ट ATP या GTP कह देते हैं, कई बार मिलता है, ध्यान रखना बेटा। ओके, फिर जहां कीटोग्लूटारिक एसिड है, कीटोग्लूटारिक एसिड से पहले और कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद हमें क्या करना है, CO2 निकालनी है, हमें CO2 निकालनी है। राइट, बात समझ में आ गई। तो 2 CO2। तो अगर मैं पूरी एक क्रेब साइकिल को देखो बेटा, तो पूरी एक क्रेब साइकिल में मैंने बनाए 3 NADH, 3 NADH, 1 FADH2, 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकाले और एक मैंने डायरेक्ट ATP बनाया SLP से। लेकिन मैंने अभी आपको बताया एक ग्लूकोज से क्रेब साइकिल 2 बार घूमेगी, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर जब 2 बार क्रेब साइकिल घूमेगी तो मुझे टोटल NADH मिलेंगे 6, FADH2 मिलेंगे 2, डायरेक्ट ATP मिलेंगे 2 और CO2 निकलेंगे 4। ठीक, चलो अब क्रेब साइकिल होने के बाद अल्टीमेटली हमें करानी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बेटा हमारे पास कुछ तो ATP हमें डायरेक्ट मिले हैं, डायरेक्ट ATP हमें कहां से मिले, ग्लाइकोलाइसिस से और क्रेब साइकिल से। लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे ATP बनाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NADH और FADH2 को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो जब हम NADH और FADH2 को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे जो हमें ATP मिलते हैं अल्टीमेटली वो किसकी वजह से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती कहाँ है, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें फोल्डिंग्स होती हैं, क्रिस्टे। वहां पर 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्प्लेक्स 1, जिसको हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स 2, जिसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स 3, जिसको हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर होता है कॉम्प्लेक्स 4, जिसको हम साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर होता है कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम F0 F1 या ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रेजेंट हैं। लेकिन इनमें से ETS के दौरान सिर्फ 4 इस्तेमाल होते हैं, 1 2 3 4। 5th वाला ATP फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगा, ETS में इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए अब हमें क्या करना है बेटा, ETS के दौरान हमें NADH और FADH2 को ऑक्सीडाइज करना है। तो पहले हम उठा लेते हैं NADH को, राइट, पहले हम उठा लेते हैं NADH को। NADH हमें कहाँ कहाँ मिले थे बेटा, हमें 2 NADH तो ग्लाइकोलाइसिस में मिले थे, 2 NADH हमें लिंक रिएक्शन में मिले थे, और टोटल 2 बार जब क्रेब साइकिल घूमेगी तो हमें टोटल NADH कितने मिले थे, 6, और FADH2 2। यानी कि हमें जो टोटल NADH और FADH2 है हमें क्या करने हैं, ऑक्सीडाइज करने हैं। तो पहले उठा लेते हैं NADH को। जब हम NADH का ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा तो हम सिर्फ 3 कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4। ध्यान रखना है NADH के ऑक्सीडेशन के दौरान 3 कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल होते हैं, पहला, तीसरा और 4th वन। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कौन होता है बेटा, उसमें होता है FMN और FES। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये सबसे पहले NADH से जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता है और प्रोटॉन निकल आते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 1 से घूमकर कौन एक्सेप्ट करता है, यूबीक्यूनॉन। यूबीक्यूनॉन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि मेम्ब्रेन में धंसा हुआ नहीं है, राइट। इसका काम होता है कॉम्प्लेक्स 1 को कॉम्प्लेक्स 3 से जोड़ना। तो ये यूबीक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, जिसमें कौन कौन बैठा है, साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1। फिर कॉम्प्लेक्स 3 से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 को, लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 और 4 को जोड़ने वाला होता है साइटोक्रोम C, C1 नहीं C। साइटोक्रोम C भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो किसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं होता, जो कि फ्रीली मूव कर सकता है मेम्ब्रेन के ऊपर। तो साइटोक्रोम C ने
इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली साइटोक्रोम AA3 को दे दिए। साइटोक्रोम AA3 जितने भी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं साइटोक्रोम्स, उनमें आयरन तो होता ही है, लेकिन साइटोक्रोम A3 में आयरन के साथ साथ कॉपर भी होता है। एनसीईआरटी कहती है दे हैव टू कॉपर सेंटर ए एंड कॉपर सेंटर बी। और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन। पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ यही होता है ईटीएस के दौरान एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचते हैं? ऑक्सीजन के पास। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 3 में और कॉम्प्लेक्स 4 इन तीनों के पास प्रोटॉन को पंप करने की पावर होती है। और ईटीएस के दौरान ये भी बहुत ध्यान से तुम्हें याद रखना है, ईटीएस के दौरान बेटा प्रोटॉन कहां से कहां पंप होते हैं? प्रोटॉन पंप होते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि प्रोटॉन्स को धक्का दे दिया जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 1 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, पुरानी छोड़ दो, न्यू वाली जो आई है, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 4 प्रोटॉन पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन पंप करता है। यानी कि जब आप एक NADH के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्टीमेटली आप 10 प्रोटॉन डाल दोगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, राइट। अब जो हमने वहां पे ऑक्सीजन लिया था, जब हम एक NADH को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। एक NADH के ऑक्सीडेशन पे आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का खर्च होता है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है कहां से? कॉम्प्लेक्स 4 से, और 2 प्रोटॉन उठाता है मैट्रिक्स से और बदल जाता है इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक NADH पर आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का खर्च होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब बेटा जब हम अल्टीमेटली, चलो इसको मैं कीमोसिंथेसिस में बताऊंगी। अब चलते हैं FADH2 के ऑक्सीडेशन पे। FADH2 के ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स 1 इस्तेमाल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स 2, 3 और 4 होते हैं। NADH के ऑक्सीडेशन में 1, 3, 4, FADH2 के ऑक्सीडेशन में 2, 3, 4। ओके, तो सबसे पहले FADH2 का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो कॉम्प्लेक्स 2 ने उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। कॉम्प्लेक्स 2 में कौन होता है? FAD एंड FES। ये इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विनोन का काम कॉम्प्लेक्स 2 को कॉम्प्लेक्स 3 के साथ जोड़ने का भी होता है। तो यूबिक्विनोन ने कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन भेज दिए। फिर कॉम्प्लेक्स 3 जो आपको पता है BC1 होता है, कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन किसने लिए? साइटोक्रोम C ने, जो फिर उसने उसको किसको दे दिया? कॉम्प्लेक्स 4 को। फिर उसके बाद अल्टीमेटली ऑक्सीजन ने ले लिए। यानी कि एक FADH2 को ऑक्सीडाइज करने पर भी आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का खर्च होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के पास पंपिंग पावर नहीं होती। यानी कि जब FADH ऑक्सीडाइज होगा तो सिर्फ 3 और 4 प्रोटॉन्स को पंप करेंगे। तो 3 ने कितने किए थे? 4, और 4 ने 2। यानी कि जब एक FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो टोटल 6 प्रोटॉन्स को पंप कर दिया जा रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। बात समझ में आ गई? चलो, चाहे NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, चाहे FADH2 का हो रहा हो, एक मॉलिक्यूल के लिए आधा ऑक्सीजन खर्च होता है। तभी तो हम कहते हैं टोटल 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के खर्च होते हैं। ओके, क्योंकि टोटल NADH कितने बने हमारे पास? 2 ग्लाइकोलिसिस से, 2 लिंक रिएक्शन से, तो कितने हो गए? 4, और 6 बने इससे, तो 10 NADH हो गए। 10 NADH कितने ऑक्सीजन खर्चा करेंगे? 5, और 2 FADH2 1, तो टोटल 6 ऑक्सीजन खर्च हो गई हमारे ETS के दौरान। ETS का पर्पस क्या होता है बेटा? ETS का पर्पस होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देना और मैट्रिक्स में घटा देना। वो हो गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, मैट्रिक्स में घट गई। अब हमें इसका फायदा उठाना है और उस फायदे का नाम है केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, जो कि पीटर मिशेल ने दी। इस हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया जाता है कैसे ATP बनता है। ATP बनता है विद द हेल्प ऑफ F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें से जो F0 वाला हिस्सा होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर धसा रहता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर धसे रहता है, और वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है। और उसका काम होता है सिर्फ एक सुरंग की तरह, एक चैनल की तरह एक्ट करना, जिससे प्रोटॉन भाग सके। फिर जो F1 वाला हिस्सा होता है वो मैट्रिक्स में धसा रहता है, और एक्चुअल में F1 वाला जो हिस्सा है उसी के पास ATP सिंथेस एक्टिविटी है। और F1 वाले हिस्से को NCERT पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह रही है।
अब होता क्या है बेटा, जो प्रोटॉन हमने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ाए थे अब वो खुद ब खुद भागते हैं, क्योंकि आपको पता है चीज जहां पर ज्यादा होती है कम की तरफ वो खुद ब खुद भागती है। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन आयन बहुत ज्यादा कर दिए हैं हमने ईटीएस के बाद, मैट्रिक्स में कम है, तो प्रोटॉन खुद ब खुद जो है इस F0 F1 कॉम्प्लेक्स से भागते हैं किधर की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ। उल्टा हो रहा है देखो, ईटीएस में हमने प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में धक्का दिया, लेकिन वही यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में वो खुद ब खुद भाग रहे हैं। तो जब प्रोटॉन खुद ब खुद भागते हैं मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में वाया F0 F1 कॉम्प्लेक्स, इस प्रोसेस को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, राइट। और यहाँ पे जब वो खुद ब खुद भागते हैं तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स पीएमएफ की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, जिसको एटीपी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। चलिए, अब दो प्रोटॉन पर बेटा एक जो है एटीपी बनता है। अब यहाँ पे हिसाब मत लगाना, कैलकुलेशंस मत लगाना, एनसीईआरटी में अभी 4 प्रोटॉन पे एक लिखा है, अब इन करंट एनसीईआरटी में 4 प्रोटॉन पे एक एटीपी बनेगा ये लिखा है। अब यहाँ पे हिसाब मत लगाना कि NADH के ऑक्सीडेशन में कितने प्रोटॉन पंप हुए उसके हिसाब से मैथ मत लगाना, बस जो मैं भी बता रही हूँ वो याद कर लो कि जब एक मॉलिक्यूल NADH का ऑक्सीडाइज होता है तो 3 एटीपी बनते हैं, और जब एक मॉलिक्यूल FADH2 का ऑक्सीडाइज होता है बेटा तो 2 एटीपी बनते हैं। ये चीज याद कर लो अच्छे से, ओके। चलो अब बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, पूरी बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट हम ऐसे तैयार नहीं कर सकते, पहले हमें कुछ चीजों को मानना पड़ेगा जो शायद सच भी ना हो पर हमें उन्हें मानना पड़ेगा। पहला हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पर ही होता है। दूसरा हमें ये मानना पड़ेगा कि जैसा हम सोचते हैं कि सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं वैसी ही होती होंगी सेल के अंदर, पर ऐसा नहीं है। सेल के अंदर सब कुछ एक साथ चल रहा होता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप मानकर चलेंगे। फिर हम ये मानकर चलेंगे कि जो NADH ग्लाइकोलिसिस के दौरान साइटोप्लाज्म में बना था उसको सक्सेसफुली मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा दिया गया है। जब हम इन सब बातों को मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, तभी हम बैलेंस शीट बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। तो चलो बनाते हैं बैलेंस शीट की एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें कितने एटीपी मिलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ग्लाइकोलिसिस पे। ग्लाइकोलिसिस पे बेटा आपको याद होगा 2 हमें नेट गेन ऑफ एटीपी हो रहा था और 2 मिल रहे थे NADH। ये 2 NADH जब ETS पे जाएंगे तो हमें टोटल 6 एटीपी देंगे, राइट। यानी कि ग्लाइकोलिसिस से टोटल एटीपी कितने हो गए, 2 तो नेट गेन था एटीपी का और 2 हमें ETS के बाद Na और 6 एटीपी हमें 2 मॉलिक्यूल NADH जब ETS में जा चुके हैं उन्होंने दिए, तो टोटल 8 हो गए। लिंक रिएक्शन से हमें 2 NADH मिले थे, माने कि हमें 6 एटीपी वहां से मिलेंगे, तो 8 और 6 14 एटीपी हमने अभी बना लिए। एक क्रेब्स साइकिल से बेटा आपको याद होगा कितने NADH बन रहे थे, 3 NADH यानी कि 3 3 9, एक FADH2 यानी कि 1 2 2 और एक डायरेक्ट एटीपी, यानी कि एक क्रेब्स साइकिल से टोटल एटीपी हमें मिलते हैं 12, तो 2 क्रेब्स साइकिल से हो जाएंगे 24। तो अब जोड़ लो 24 2 क्रेब्स साइकिल से, 6 हमें मिले कहां से, लिंक रिएक्शन से, तो 30 और 8 मिले हमें ग्लाइकोलिसिस से, तो 38। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन से बेटा जो मैक्सिमम नेट गेन ऑफ एटीपी हो सकता है वो 38 एटीपी का होता है। लेकिन अब यहाँ पे 2 बातें आ जाती हैं। जब एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोटिक सेल में, तो नेट गेन ऑफ एटीपी 36 का होता है बेटा। क्यों? क्योंकि 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं जो साइटोप्लाज्म में NADH बने थे ग्लाइकोलिसिस के दौरान उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने में। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में होगा बेटा तो 38 एटीपी ही रहेगा। तो 3 तरह के सवाल आएंगे। पहला वो आपसे पूछेगा एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान मैक्सिमम नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, आप बोलोगे 38। फिर वो पूछेगा बैक्टीरिया में कितना होता है, आप बोलोगे 38। फिर वो पूछेगा जनरली यूकैरियोटिक सेल में कितना होता है, तो आप बोलोगे 36। ओके, चलिए अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम फर्क देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा नेट गेन ऑफ एटीपी 36 या 38 होता है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी का होता है, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन सिंपल प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH का जो ऑक्सीडेशन होता है ETS के दौरान वो बहुत ही कैसा प्रोसेस है, रिगरस, बहुत तेजी से होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो NADH का ऑक्सीडेशन है कहाँ हो रहा था बेटा, NADH का ऑक्सीडेशन साइटोप्लाज्म में ही हो रहा था। क्या करने में, इसको वो आपके
एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा था और पायरुविक एसिड को रिड्यूस कर रहा था, लेकिन उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा था NADH का, तो वो बहुत स्लो होता है। ये लाइन डायरेक्ट आ जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में NADH का जो रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये स्लो होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत रिगरस होता है। ओके, चलो अब रेस्पिरेशन ना तो पूरी तरह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना एनाबॉलिक है। रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, माने उसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। कैटाबॉलिज्म ग्लूकोज टूटता है, एनाबॉलिज्म हमारे क्रेब्स साइकिल के दौरान जो बहुत सारे बीच बीच में इंटरमीडिएट्स बने थे वो कुछ नया मटेरियल बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं, जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये एनाबॉलिज्म हो गया। फिर चलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पर। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन। जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 होता है हमेशा, प्रोटीन के लिए लेस देन 1 होता है और फैट्स के लिए भी लेस देन 1 होता है। प्रोटीन के लिए 0.9 है, फैट के लिए 0.7 है, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड, उनके लिए 1 से ज्यादा होता है। ऑक्सैलिक एसिड के लिए 4 होता है, मैलिक एसिड के लिए 1.33 होता है। अब एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा है बेटा, जिसमें उन्होंने ये दिखा रखा है कि किस तरह से फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एंटर करते हैं क्रेब साइकिल में। अल्टीमेटली जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं सबको क्रेब साइकिल में एंटर करना होता है, और क्रेब साइकिल में सिर्फ एक ही चीज एंटर कर सकती है, आपको पता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और तीनों का, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तीनों का एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन तीनों क्रेब साइकिल में जाएंगे सिर्फ एक ही चीज के थ्रू, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में? पहले उस पे ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर लिंक रिएक्शन होती है, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाता है, फिर वो क्रेब साइकिल में जाता है। फैट कैसे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में? फैट ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में टूट जाता है और फिर वो अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम में वो है, क्या कहते हैं उसको, बदलता है। चलो, फिर प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है, अमीनो एसिड अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बनके एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाते हैं। यानी कि फैट और प्रोटीन पे ग्लाइकोलिसिस नहीं होता, उनका एसिटाइल कोएंजाइम में बनने का तरीका अलग है, ग्लाइकोलिसिस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पर होता है।